ओके बॉस, तो हम लोग क्या है कि फर्स्ट लेक्चर को देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें मैंने किन चीज़ों पे जोड़ दिया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रिवीजन कराया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जो आप जस्ट क्लास 10 से पढ़ के आए हैं। और साथ में आपको बताने का कोशिश किया हूँ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बॉस, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ देखो कुछ ऐसे होते हैं, तो इसको हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। ये बेसिकली डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ठीक है, और ये आपका एफ ब्लॉक हो गया। इसमें कुछ बातों पे मैंने जोड़ दिया था, बस वही चीज़ों को थोड़ा सा 2 से 3 मिनट रिवीजन कराऊंगा, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। तो किन बातों पे जोड़ दिया था, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसको आप ग्रुप्स कहते हो। 7 हॉरिजेंटल पीरियड्स होते हैं, 7 हॉरिजेंटल रोज होते हैं जिसको आप पीरियड्स कहते हो। मैं आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है ना, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है। मैं आपको बताया था कि फर्स्ट पीरियड में मात्र 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है, सिक्स में 32 है, और सेवन्थ के अंदर भी 32 एलिमेंट है। तो इनके बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट पीरियड में आप 6 और 7 दोनों को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फिर मैक्सिमम एलिमेंट किसी ग्रुप में जो है ना, वो बेसिकली थर्ड ग्रुप में है। और एक्चुअली क्या है कि थर्ड आपको लिख के नहीं देगा, आपको थर्ड भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बताया था कि एनसीईआरटी में गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया है। एक्चुअली उन्होंने थर्ड बी को थर्ड ए लिख दिया है। ये जो थर्ड बी ग्रुप है जिसके अंदर बेसिकली आपको 4 एलिमेंट दिखता है, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथनम और एक्टिनियम, ये 4 एलिमेंट दिख रहा है, लेकिन ये 4 के साथ साथ जो पूरे एफ ब्लॉक वाला है, दैट इज लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये सारे के सारे थर्ड बी के ही मेंबर हैं। मतलब थर्ड बी में टोटल 32 एलिमेंट है, ठीक है। इतना एलिमेंट किसी भी कोई और दूसरा ग्रुप में नहीं है। ये तमाम बातें आपने डिस्कस किया था। मैं अगर आपको सिंपल कुछ बातें और बोलना चाहूँगा, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन सिंपल एक बात और ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था कि यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, तो 92 के बाद जितने एलिमेंट होंगे सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे, ट्रांस यूरेनिक होंगे। ये तमाम चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फिर मैं आपके साथ एक बात और बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से छोटा कुछ होता ही नहीं। और सबसे लार्जेस्ट में बोलूँगा तो खैर अभी इसमें आएंगे, डोंट वरी, घबराइए मत। जब मैं आपको एटॉमिक साइज बढ़िया से डिस्कस कराऊंगा तो आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर होते जाएगा। इनको छोड़ देते हैं। होपफुली आपने चीज़ों को रिवीजन किया, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मास्टर नहीं किया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बढ़िया से नहीं किया है, जो कि मैंने एक यहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट लेक्चर के पहले मैंने एक बेसिक्स वाला एक चैप्टर बेसिकली बेसिक का एक लेक्चर रखा था, जिसपे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया बॉस। अगर आप उसको बढ़िया से नहीं किए हो तो आपको दिक्कत आने वाला है। प्लीज़ आप उसको पहले जा करके कर लें, उसके बाद इस लेक्चर में आप कैरी ऑन करें। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आपको मेनली पढ़ाने वाला क्या हूँ, इस लेक्चर में मेनली मेरा टारगेट होगा, थोड़ा लेक्चर छोटा रहे तो चलेगा, लेकिन मैं इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस कराऊंगा। और 2 पॉइंट क्या है, तो एक है बेसिकली शिल्डिंग, ठीक है, शिल्डिंग, और दूसरा है बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस ये 2 चीज़ों पे मैं आपको ज़्यादा जोर दूंगा इस लेक्चर में, 2 चीज़ों पे। अब ये शिल्डिंग क्या होता है अभी बता रहा हूँ, घबराइए मत। इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेसिकली हम लोग जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मेनली यही 2 चीज़ पे हम लोग जोड़ देंगे, लेकिन इनको जानने से पहले थोड़ा सा मैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको याद दिलाना चाहूँगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप क्लास 9 पे पढ़े थे कि एटम में जो होगा, एटम के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा सा स्पेस, जहाँ पे सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आपका कहना है सर एटम में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे सारे प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, सारे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं बॉस, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम के आसपास, ठीक है। तो जैसे मैं आपके साथ सवाल पूछना चाहूँगा कि न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज किससे होगा, जो न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण ही तो न्यूक्लियर चार्ज होगा। मैं आपको बोलूँगा कि एटम के अंदर क्या है, तो आप बोलोगे सर एटम के अंदर सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियस होगा, छोटा सा स्पेस। उसके बाद सर एटम के चारों तरफ सेल होंगे सर, के सेल, एल सेल, एम सेल, ये सब बातें हमें पता है सर, लेकिन आप हमें और बेहतर तरीक़ा से बताएं हैं सर। तो आप मुझे बताएं हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल होगा और सेल के अंदर सबसेल होगा, मतलब ये फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ एक सबसेल होता है 1s, सेकेंड सेल में सबसेल होता है 2s और 2p, याद आ रहा होगा आपको 2s 2p। थर्ड सेल के अंदर बेसिकली आपको सबसेल दिखेगा, बेसिकली 3s 3p 3d दिखेगा। तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एटम में जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, मैं उस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड हूँ। न्यूक्लियर चार्ज मैं आपके साथ सिंपल एक लहजे में बात करूँ ना, सिंपल भाषा में, कि मैं आपके साथ क्या बात करने वाला हूँ, तो मैं बस आपको याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ न्यूक्लियर चार्ज। मैं आपको बोलूँगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में वही होगा न्यूक्लियर चार्ज। आप बोलोगे ना सर लिटरली इसका वर्ड का मीनिंग देखो, न्यूक्लियर चार्ज दो वर्ड से बना है, एक है न्यूक्लियर और एक है चार्ज, तो न्यूक्लियर न्यूक्लियस से आया होगा, मतलब एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होगा सर वही होगा न्यूक्लियर चार्ज। ये इतना सिंपल है सर। मैंने बोला हाँ भाई आप बिल्कुल सही हो, आप कहना चाह रहे हो कि एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होगा एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो होगा न्यूक्लियर चार्ज। हाँ बिल्कुल आप सही हो कि एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब एटम के न्यूक्लियस में चार्ज होता क्या है, तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन एक बाबू एक चार्जलेस क्वांटिटी है। मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूँ, हो सके तो आप कहीं लिख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली क्या है ना, ये जो तीन फंडामेंटल ये बेसिकली पार्टिकल्स हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होता है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, एक प्रोटॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, बस माइनस साइन के साथ। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होगा लेकिन प्लस साइन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस क्वांटिटी है, चार्जलेस क्वांटिटी मतलब न्यूट्रॉन में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम इस बात में ये जोड़ देना चाहते थे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर न्यूक्लियस में जो है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और साथ साथ में न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन तो कोई चार्जलेस क्वांटिटी है सर, इसका तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, बस इसका मास प्रेजेंट है, ये तो चार्जलेस क्वांटिटी है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होगा इसी के पास चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं। तो जब भी आप हमें बोलिएगा कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो हमें बस एक ही बात समझ में आएगा कि उस एटम में कितना प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। देखो कितना सिंपल बता रहे हैं, क्लास 6 का बच्चा भी समझ जाएगा कि हाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब भी यदि कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो हम बोलेंगे प्रोटॉन के चार्ज के बराबर न्यूक्लियर चार्ज होगा। अच्छा आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 11 तक पता है, क्लास 9 से भी आपको पता है कि प्रोटॉन को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज से जो भी न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको हम सिंपली पूछेंगे बाबू न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, आपको हम पूछेंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इट्स सो सिंपल। हम बोले हाँ भाई आपको तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियर चार्ज को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम जेड के तौर पे बोलेंगे। हम जेड लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात हो रही है। अब न्यूक्लियर चार्ज एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये बेसिकली ये कंसेप्ट ये कहती है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चार्जेस प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एग्जर्ट करेगा। सपोज दैट मैंने सोडियम लिया, तो सोडियम के बारे में कम से कम एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये तो आपको पता है। तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होगा, तो आपने बोला कि जेड बराबर 11 है सर, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली 11 है। तो मैं बोलूँगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो आप बोलिएगा सर 281, जो हमें बचपन से याद है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8, एम में 1, आउटर मोस्ट सेल सर एम है। हम बोलेंगे ढंग से लिखो जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिखाया है। तो आप बोलोगे सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आप बोलोगे सर कुछ अंतर नहीं पड़ा, यहाँ भी वही है सर, थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड सेल के अंदर s सब सेल में 2, p सब सेल में 6, तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना सर सेकेंड सब सेल में भी। और सर ये फर्स्ट बेसिकली सेल में एक ही सब सेल है, s सब सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बात तो वही हो गया सर। इसको हम कह सकते हैं k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन और m में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप जैसे मर्जी वैसे कह दीजिए, बात तो बस एक ही होता है। तो हम बोले हाँ भाई, तो आपको हम बोले कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियस जो है वो कितना चार्ज एक्सर्ट कर रहा होगा। तो आप बोलोगे सर इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा 11 प्रोटॉन के कारण। आप बोलोगे सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस है वो अपने बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर चार्ज लगा रहा होगा। और यहाँ पे सोडियम के केस में सर इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन से 11 प्रोटॉन के कारण अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्शन ड्यू टू 11 प्रोटॉन। आप ऐसा कुछ सोच रहे थे, ये था न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट आपके दिमाग में।
लेकिन आपको क्लास 6 हम बेसिकली फिर याद दिलाना चाहेंगे। क्लास 6 में आप पढ़े थे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वैसे क्लास 10th में भी पढ़े हो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, आपको पता है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर मतलब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा। ये लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, ये अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेगा। तो आपको हम बोले कि न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, तो आप बोले सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन के कारण चार्ज होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। और हम बोले इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो आप बोले नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो आप बोलिएगा अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन के कारण। और आपके साथ हम बात करना चाहेंगे कि क्या इस इलेक्ट्रॉन को कोई रिपेल कर रहा होगा, तो आप बोलिएगा डेफिनेटली रिपेल कर रहा होगा सर। एक्चुअली रिपेल करने वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब के सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो आपका कहना है कि सर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो हम लोग सोच के चल रहे थे, और वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या था, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये था कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स से, तो आप बोले ड्यू टू 11 प्रोटॉन के कारण, 11 प्रोटॉन के कारण इसको अट्रैक्ट करेगा। वैसे ये फिजिक्स का क्लास नहीं चल रहा है कि आपको हम फार्मूला बेसिकली बताएं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वगैरह, और ये फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं, हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब चीज़ें थ्योरेटिकल ही चलेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है कि हमने सोचा था कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन के कारण अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एक चीज़ को तो हम बेसिकली कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, और वो बात है क्या बॉस, वो बात ये है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल भी तो कर रहे होंगे। अरे भाई ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल भी तो कर रहे होंगे ना, इस रिपल्सन को हमने तो कंसिडर ही नहीं किया। तो आज के क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। आज के क्लास में आप पढ़ोगे शील्डिंग इफेक्ट, यहां से आपका क्लास स्टार्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसी में आपको बेसिकली स्लेटर्स रूल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्लेटर रूल पढ़ाऊंगा जो बहुत काम का है। अगर मैं आपको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाता ना तो सिर्फ एक लाइन बोलता शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को, द नेट रिपल्सन सफर्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, बस इतना में काम हो जाएगा। अगर मैं आपको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाऊंगा तो बस एक लाइन बोल दूंगा, द नेट रिपल्सन, द नेट रिपल्सन, द नेट रिपल्सन सफर बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सन बेसिकली जो फेस करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। अब समझिए इसको बढ़िया से। मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या है कि रिपल्सन सहना पड़ रहा है, ये 8 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन के कारण, ये 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन के कारण। ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये भी नेगेटिव है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक सिंपल, कोई भी बच्चा भी बोलेगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं इच अदर, ये लाइक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे सर, इसको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, जो रिपल्सन सफर करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। अभी अभी आपने बताया था ना, द नेट रिपल्सन सफर्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, जो नेट रिपल्सन सफर करना पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, उसी को तो बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। द नेट रिपल्सन सफर्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, जो नेट रिपल्सन बेसिकली सहना पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, उसी को हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। एक लाइन में इतना ही हमारा काम खत्म हो गया। इसको शील्डिंग क्यों कहते हैं? शील्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब इनके बीच में प्यार उमड़ रहा था, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव,
तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके बीच में जो है ना, इनके बीच में जो 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये इनके बीच में एक कवच के तौर पे आ गया, एक शिल्ड के तौर पे आ गया। जैसे आयरन मैन में शिल्ड देखते हो ना आप, और ये सॉरी कैप्टन अमेरिका में आप शिल्ड देखते हो ना बॉस, वो शिल्ड टाइटेनियम का बना था ना। चलो मजाक वाली बात से बाहर निकलते हैं, आपके साथ काम वाली बात हम ये करने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपको शिल्डिंग इफेक्ट मतलब समझना है, जो नेट रिपल्सन सहना पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, उसी को कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। क्या आप ये बात को समझ पाए? अब क्या है ना, ये तो आप समझ गए कि हाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण जो रिपल्सन सहना पड़ेगा उसको बोलेंगे शिल्डिंग इफेक्ट। अब आपके साथ हम सिंपल पूछेंगे कि आप मुझे बताइए इसी एग्जाम्पल में सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ रिपल्सन सहना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा भैया सोडियम में आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ये बेसिकली एल सेल वाले 8 इलेक्ट्रॉन और के सेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है, इनर जो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन सहना पड़ेगा। अभी मैं आपको पूछूंगा क्या ये जो रिपल्सन होगा ये 10 इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन होगा, बराबर होगा क्या? खैर वो एक अलग चर्चा है जिसको मैं आपको बताऊंगा स्लैटर्स रूल में। स्लैटर्स रूल में मैं आपको बताऊंगा। स्लैटर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली क्या मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें फॉर्मूला दिया कि कौन सा सेल का बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कारण कितना रिपल्सन सहना पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो वो हम लोग देखेंगे, वो एक अलग चर्चा का पॉइंट है। लेकिन आपके साथ हम सिंपल बात किए कि सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन के कारण शिल्डिंग इफेक्ट सहना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन सहना पड़ेगा। तो आपने बोला सर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन के कारण। अब मैं आपको बोलता लिथियम में, तो आप बोलते सर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना भैया, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये 2 इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन सहना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन सहना पड़ेगा। तो आपने बोला ये लिथियम में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इस एल सेल वाले 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे के सेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन सहना पड़ेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। आपको हम पूछें ठीक है भाई तुम्हें समझ में आने लगा, एक काम कर तू बता हाइड्रोजन को कितना रिपल्सन सहना पड़ेगा। बोलो कि हाइड्रोजन को, अरे यार हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास तो भैया मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। और आपने डेफिनेशन में बताया है नेट रिपल्सन, आपने डेफिनेशन में बताया है नेट रिपल्सन सफर बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण जो रिपल्सन सहना पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको आप कहते हो शिल्डिंग इफेक्ट। साला यहाँ पे अंदर में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जो इसको रिपेल करे। यहाँ पे तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है के सेल में, इसको रिपेल करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट जो होगा सिग्मा, शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे 0 होगा। आपको हम बोले मैग्नीशियम के केस में तो आप भावुक हो जाओगे। जैसे हम बोले ना मैग्नीशियम के केस में, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 282। हम बोलेंगे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे। तो पता है आपके दिमाग में क्या चलेगा? आपका पहला जवाब, मैं अधिकांश ऑफलाइन क्लासेस में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मुझे जो पहला जवाब मिलता है ना, मुझे पहला जवाब मिलता है 10 इलेक्ट्रॉन। लोग बोलते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट होगा यहाँ पे एम सेल वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, और इसको धक्का देने वाले ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, के सेल वाले 2 और एल सेल वाले 8। तो आपका कहना होगा कि बेसिकली के में 2 और एल में 8, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, इन 10 इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन सहना पड़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो आपका ये कहना है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज एम सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको बेसिकली रिपल्सन सहना पड़ेगा ये 10 इलेक्ट्रॉन के कारण। और वहीं पे टोकेंगे, बोलेंगे कंसेप्ट गलत है आपका। जब भी हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन पे कितना रिपल्सन सहना पड़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आपके दिमाग में क्या चलता है ना कि आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे बॉस। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 10 हुआ, 3s2 12 हुआ, तो 3s सब सेल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पे बेसिकली किसी एक इलेक्ट्रॉन पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल कर रहा होगा ना। यहां हम आपको पूछेंगे सिग्मा जो रिपल्सन होगा कितने इलेक्ट्रॉन के कारण, तो आप बोलिएगा सिग्मा ड्यू टू 11 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू 11 इलेक्ट्रॉन। यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन है तो किसी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पे ही कंसीडर करेंगे रिपल्सन।
तो अंदर वाले ये तो रिपेल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उस सेल के उस सब सेल में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसको रिपेल करेगा। तो आमतौर पे आप लोग का जवाब गलती से क्या निकल जाता है, जैसे आपको मैं दूंगा ना मैग्नीशियम, मैंने हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में एक्सपीरियंस किया है, मैं पूछता हूँ यहाँ पे शील्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, तो जवाब मिलता है कि हाँ 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, क्योंकि एम में बेसिकली 2 में से जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों आउटर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे आपका कंसेप्ट गलत है। एक्चुअली स्लेटर साहब का कहना है, ये हमारा और आपके कहने से नहीं चलेगा, स्लेटर साहब का कहना है, स्लेटर का साहब का कहना है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, बस एक इलेक्ट्रॉन को आपको आउटर मोस्ट कंसिडर करना है, उसके अलावा सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनर इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अगर आप समझ पाएँ तो मैं आपको पूछूंगा कि आप मुझे बताइए एल्युमिनियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है बॉस, 2 8 3। आप इसको ढंग से लिखोगे तो लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो ये जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको रिपेल करने वाले ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये फिर वही गलती मत करना कि ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे एम सेल वाले हुए, तो इसको रिपेल करने वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर ऐसा सोचोगे तो गलत होगा। आपको ये बोलना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ये हुआ तो इसको रिपेल करेंगे, बाकी ये सारे के सारे इनर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बाकी के बाकी ये बाकी सारे इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन सहना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बॉस, इनके कारण रिपल्सन सहना पड़ेगा। शील्डिंग ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एल्युमिनियम। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो फिर से, इस लेक्चर का मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक चीज़ है। मैंने सबसे पहले आपके साथ बात किया न्यूक्लियर चार्ज, जो कि सबसे बेसिक सा चीज़ था, न्यूक्लियर चार्ज जो आप समझ गए, जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कहता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, और न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो हम लोग को लगता था ना कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेसिकली अट्रैक्ट करता होगा कोई भी एटम अपने न्यूक्लियर चार्ज से। लेकिन ये शील्डिंग इफेक्ट मुझे पढ़ाने का इसलिए आवश्यकता पड़ा बॉस, क्योंकि जो हम लोग सोच रहे थे शील्डिंग इफेक्ट, जिसको आप लोग कभी कभी इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लिखा हुआ रहता है, जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो। ये कंसेप्ट मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ा क्योंकि सपोज दैट आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठा हुआ था, आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन बैठा हुआ था। सपोज दैट मिसकंसेप्शन ये था, सपोज मैंने सोडियम ही लिया, सबसे प्यारा बेटा, हमने सोडियम लिया, सोडियम का ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2 8 1, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो हमें लगता था इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, उनके कारण अट्रैक्शन बेसिकली इसको सहना पड़ रहा होगा। लेकिन सच्चाई ये है बॉस कि हम लोग जो है ना, हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। किसको? ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और बाकी बेसिकली के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन के कारण भी रिपल्सन सहना पड़ रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। इसको तो हम लोग कंसिडर ही नहीं किए। जैसे मैं बोलता हूँ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना बेसिकली अट्रैक्शन सहना पड़ेगा, जैसे ही बात मैं बोलता हूँ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्शन सहना पड़ेगा, वैसे आपके दिमाग में क्या चलता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन सहना पड़ेगा, ये बेसिकली इनके कारण, ये जो 11 प्रोटॉन है इसके कारण। लेकिन सबसे खास बात है ना बॉस कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्शन सहना पड़ेगा, उसमें क्या है कि ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसमें मुझे बेसिकली घटाना पड़ेगा इसको। किसको? इस रिपल्सन को। हमें जब भी मैं आपके साथ बात करूंगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट अट्रैक्शन कितना बेसिकली लग रहा है, तो आप बोलोगे नेट अट्रैक्शन हम तभी काउंट कर पाएंगे जब रिपल्सन का भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में तो हम सोच रहे थे कि न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन के कारण इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर रहे होंगे। अरे मैं आपको सिंपल बात पूछूंगा कि आपके बेसिकली क्या है ना, मैं आपको सिंपल बात पूछूंगा, सिंपल पूछूंगा कि भाई तूने मुझे 10 रुपया दिया है और तू बेसिकली किसी से 2 रुपया लिया है, तेरे पास नेट कितना रुपया है? मैंने बोला कि भाई तूने बेसिकली क्या है ना, तूने मुझे 10 रुपया दिया है और किसी से 2 रुपया लिया है, तो बता बेसिकली तेरे पास नेट कितना पैसा है? तो नेट पैसा तो क्या बोलेगा, तेरे पास 8 रुपया है ना भाई, 10 में 2 को घटाएगा ना। तो उसी तरह अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियर चार्ज के कारण, लेकिन इसको रिपल्सन भी तो इसको सहना पड़ रहा है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियर चार्ज के कारण, लेकिन इसको बेसिकली क्या है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है बॉस, ये जो अंदर वाले 8 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है, ये सबको इसको रिपेल भी तो कर रहे हैं, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इसको धक्का भी तो दे रहे हैं।
अरे बॉस इसको धक्का भी तो दे रहे हैं ना, इसको रिपेल भी तो कर रहे हैं। तो जब भी हम पूछेंगे नेट अट्रैक्शन इसके ऊपर कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, ये हो जाएगा नेट अट्रैक्शन। तो मैं पहले आपको पूछूंगा कि थ्योरेटिकली बताओ कितना अट्रैक्शन, तो आप बोलोगे न्यूक्लियर चार्ज के बराबर जेड। लेकिन हम बोलेंगे ढंग से बताओ, तो तुम बोलोगे भैया ये जो अट्रैक्शन हम लोग सोचे थे उसमें हमें रिपल्सन भी माइनस करना पड़ेगा। और रिपल्सन क्या होगा, वही रिपल्सन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेट रिपल्सन सफर करना पड़ता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। तो हम बोलेंगे नेट अट्रैक्शन के बारे में बताओ ना भाई, तो बोलोगे नेट अट्रैक्शन को भैया हम लोग जेड इफेक्टिव से बोलेंगे, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। देखो कितना धीरे धीरे मैंने बताया, बस मैं ये 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहता था। एक तो न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मैं काउंटिंग में भी नहीं रखता हूँ क्योंकि बहुत ही थियोरेटिकल ये कंसेप्ट है, न्यूक्लियर चार्ज कुछ भी नहीं इसमें। दूसरा बेसिकली शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। और तीसरा मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो, शिल्डिंग इफेक्ट को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप सोच रहे थे कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेसिकली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन सहना पड़ रहा है न्यूक्लियस के बेसिकली प्रोटॉन के कारण, न्यूक्लियर चार्ज के कारण। लेकिन यार आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन भी तो सहना पड़ रहा है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हम बोलेंगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट अट्रैक्शन कितना लग रहा है, तो नेट अट्रैक्शन के लिए तुम क्या बोलोगे, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। एम आई राइट? तो ये मुझे मिलेगा नेट अट्रैक्शन। तो एक काम करते हैं, अब आपके साथ हम एक फार्मूला सिखाते हैं, जिस फार्मूला के हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना बेसिकली शिल्डिंग, कितना धक्का सहना पड़ रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। देखो मैं पूछूंगा जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, नेट अट्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे जेड माइनस सिग्मा। हम बोलेंगे जेड क्या होगा, तो बोलोगे एटॉमिक नंबर जो होता है वही होता है जेड, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम बोलेंगे सिग्मा क्या होगा, तो सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अभी तक कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लेटर, उन्होंने एक रूल दिया, उसको हम लोग देखेंगे स्लेटर्स रूल। उसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना रिपल्सन सहना पड़ता है वो हम लोग कैलकुलेट करनी सीखेंगे। और आज का लेक्चर का यही ऑब्जेक्टिव था। देखो बॉस, तो स्लेटर साहब यहाँ पे क्या रूल दिए, देखिए स्लेटर साहब बोले ना कि NS NP वाले, मतलब जो अल्ट्रामोस्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण जो सिग्मा का वैल्यू होगा, उनके कारण जो रिपल्सन सहना पड़ेगा उसका वैल्यू होगा 0.35। अभी प्रैक्टिस में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर वो बोले कि N-1 सब सेल वाला, N-1 सब सेल वाला, N-1 सब सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कारण जो रिपल्सन होगा उस रिपल्सन का वैल्यू होगा 0.85। और वो बोले N-2 या फिर ऑनवर्ड्स मतलब N-3 हो गया, N-4 हो गया, N-5 हो गया, इनके कारण जो रिपल्सन का वैल्यू होगा, जो सिग्मा का वैल्यू होगा, जो रिपल्सन का वैल्यू होगा उसको बोले 1 बोले, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, समझिए स्लेटर साहब बस एक बेसिकली ये फार्मूला दिए, वो बोले कि जो बेसिकली N सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब NS NP जो भी N सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, N सेल वाले जो N सेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कारण जो बेसिकली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन सहना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण 0.35, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 0.35 × 2। बात बाकी N-1 सबसेल के कारण, तो आप बोलोगे N-1 सबसेल के कारण, N-1 सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होगा ना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कारण 0.85। N-2 हो चाहे N-3 हो चाहे N-4 हो, इनके कारण जो रिपल्सन सहना पड़ेगा वो होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। एक काम करते हैं, मैं आपको बेसिकली समझाने का कोशिश करता हूँ, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा कि ये क्या बताएं सर आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम, सोडियम लिखा मैंने बॉस, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो इसीलिए मैं बोल रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करके रखो,
ये मेरा आउटरमोस्ट सेल हो गया, तो इसको रिपेल करने वाले ये बेसिकली बाकी ये बाकी जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये इसको बेसिकली रिपेल करेंगे। तो मुझे निकालना है सिग्मा निकालना है, दैट इज शिल्डिंग निकालना है। तो शिल्डिंग इनके कारण होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये होंगे। अब इनके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन के कारण बराबर बेसिकली शिल्डिंग नहीं होगा। स्लेटर साहब क्या बोले? स्लेटर साहब बोले कि एन सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कारण बेसिकली उनका जो वैल्यू होगा, जो देखो उन्होंने क्या बोला, स्लेटर साहब ने बोला कि एन सब सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण सिग्मा का वैल्यू होगा 0.35। n-1 सब सेल के कारण जो होगा सिग्मा का वैल्यू होगा वो बेसिकली हो जाएगा 0.85। और n-2 हो चाहे बेसिकली n-3 हो या सो ऑन n-4 n-5, इसके कारण जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होगा उसके कारण सिग्मा का वैल्यू होगा 1 होगा। ये किसने कहा? ये स्लेटर ने कहा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए आप। यहाँ पे देखिए एन सेल क्या होता है? ऑटरमोस्ट सेल। एन सेल क्या होता है? ऑटरमोस्ट सेल। तो यहाँ पे ऑटरमोस्ट सेल एन क्या है? थर्ड सेल है। तो एन बराबर 3 हो गया, तो जो 2 होगा वो n-1 होगा। अरे यार मैंने बोला n बराबर 3 है, ऑटरमोस्ट सेल इसमें 3 है, n होता है ऑटरमोस्ट सेल, तो ऑटरमोस्ट सेल यहाँ पे 3 है। तो n-1 क्या है? n-1 मतलब 2। तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको बताइए तो? आप बोले सर n-1 मतलब क्या है? 3-1। तो 3-1 मतलब 2। तो सेकेंड सब सेल में सर 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो n-1 वालों के कारण कितना होता है सिग्मा का वैल्यू? तो आप बोले सर 0.85 एक इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कारण 0.85, तो यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अच्छा ये 1s वाला क्या हो जाएगा? तुमने बोला कि सर n बराबर 3 है, तो 1 क्या है सर? 1 मतलब n में से 2 माइनस किए होंगे तब जा करके 1 आया होगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तब 1 आएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो पाया सर। क्लियर क्या हो पाया? क्लियर ये हो पाया कि यहाँ पे n माइनस बेसिकली 1 में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि n-1 सब सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण सिग्मा का वैल्यू 0.85 होता है। तो 8 इंटू 0.85, और n-2 के कारण कितना होता है? तो n-2 या n-3 के कारण 1 होता है। तो n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन है, n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनके कारण शिल्डिंग का वैल्यू 1 होगा। देखो n-2 में है ना 1, तो टोटल बेसिकली जोड़ना पड़ेगा। n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इंटू 1, और n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन था तो 8 इंटू 0.85। तो जब कैलकुलेट करेंगे बाबू सिग्मा का वैल्यू हम लोग, तो सिग्मा बराबर मिलेगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 8 इंटू 0.85। तो 8 में जब मल्टीप्लाई करोगे 0.85 तो देखो तो 8 × 40, 8 × 64, 64 और बेसिकली 4 68, तो 6.8 आया। अब ये बेसिकली कैलकुलेशन ये तो कर ही सकते हो ना भाई। तो सिग्मा तुमने निकाला सोडियम के केस में 2 + 6.8 मतलब कितना हो जाएगा? 8.8 हो जाएगा सिग्मा। सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम। तो सोडियम में आपने सिग्मा यहाँ पे कैलकुलेट किया 8.8। तो मैं आपको बोलूँगा कि सोडियम के केस में अगर यदि आपने सिग्मा कैलकुलेट कर लिया है, मैं आपको पूछूंगा अगर यदि आपने सिग्मा कैलकुलेट कर लिया है बॉस, तो मुझे जेड इफेक्टिव बताओ सोडियम के केस में। तो बोलोगे जेड इफेक्टिव के बारे में तो फार्मूला आपको पता है ना सर, जेड माइनस सिग्मा। और सोडियम का जेड क्या होगा? जेड मतलब एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, 11 है यहाँ पे। तो आपने बोला कि सोडियम के केस में जेड इफेक्टिव फॉर सोडियम, जेड इफेक्टिव अगर आपको सोडियम के लिए चाहिए तो सोडियम का जेड होता है 11, और सिग्मा आपने कैलकुलेट किया 8.8। देखो 2 + 6.8, 8.8 होगा ना, तो 11 माइनस 8.8, तो आपको जेड इफेक्टिव मिला 11 माइनस 8.8 मतलब 2.2। जेड इफेक्टिव आपको मिला 2.2। किसके लिए? सोडियम के लिए। अच्छा एक एग्जांपल और करते हैं, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा। फिर देखो आप लिख लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आप कॉपी पेन ले करके आप प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिएगा। आगे देखो आप, मैं आपको बोलूँगा आप जेड इफेक्टिव निकाल के दिखाओ इसके लिए, पोटेशियम के लिए। तो आप बोलोगे जेड इफेक्टिव पोटेशियम के लिए तभी निकाल पाएंगे जब हमें बेसिकली सिग्मा पता हो, क्योंकि जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है? जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। अरे भाई पोटेशियम का एटॉमिक नंबर तो 19 होता है, तो जेड में तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका जेड मुझे पता है 19, सिग्मा मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए हम बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना चाहिए आपको। अब यहाँ देखो पोटेशियम 1s2 एटॉमिक नंबर 19 है,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखो 18 हो गया, और उसके बाद 4s1। याद करो बॉस, मैं ये सिखाया था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, कुछ इस तरह से था, 5s, 5p, कुछ याद करो, यहाँ 4d था, यहाँ 6s था, यहाँ 4f था, यहाँ 5d था, तब जाकर के यहाँ पे 6p था, यहाँ 7s था, तब जाकर के यहाँ 5f था, 6d था और 7p था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगा। देखो अब मैं आपको पूछूंगा पोटेशियम के केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है। अब बोलोगे पोटेशियम के केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बेसिकली 4s वाला है, तो हम बोलेंगे पोटेशियम में आउटरमोस्ट सेल कौन सा है, तो आप बोलिएगा आउटरमोस्ट सेल 4th सेल है, तो आउटरमोस्ट सेल को n बोलते हैं, तो n बराबर 4 आया पोटेशियम के लिए। आउटरमोस्ट सेल को ही बेसिकली हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने बोला कि सर पोटेशियम के केस में आउटरमोस्ट सेल 4th सेल है, तो n बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पे n बराबर 4 मुझे मिला, तो देखो ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इसके ऊपर कितना रिपल्सन है, तो आप बोलोगे सर इसमें ये जो बाकी 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 + 2 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है सर, ये 18 इलेक्ट्रॉन इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, एम आई राइट। आप बोलोगे सर ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको ये इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, डेफिनेटली इस बेसिकली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे। क्या रिपल्सन सबके कारण बराबर है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, हमें रिपल्सन का वैल्यू पता है। तो मैं बोलूँ ठीक है मुझे बताओ फिर, तो आप बोलोगे n बराबर 4 हो गया, तो जो 3s और 3p हो जाएगा, 3s 3p वाला क्या हो जाएगा, n-1 हो गया। तो आप बोलोगे कि सर n-1 में, ये बेसिकली n-1 में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, आपका कहना है सर ये n-1 हो गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम बोलेंगे n-2 में, तो आप बोलोगे n-2 हो चाहे n-3 हो चाहे n-4 हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कारण सिग्मा का वैल्यू 1 काउंट करते हैं। तो n-2 में कितना है, n-2 में कितना है, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए n-2 में बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन है, और n-3 में कितना है, n-3 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली n-2 और n-3 मिला करके 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है। आपका कहना है n-2 एंड n-3 मिला करके 10 इलेक्ट्रॉन है, और n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग साथ में इसलिए लिखें क्योंकि n-2 हो चाहे n-3 हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कारण सिग्मा का वैल्यू 1 होता है। तो आप बोले कि 10 × 1, और यहाँ n-1 वाला के कारण आप बोलिएगा 0.85 होता है, तो आप बोलिएगा 8 × 0.85। तो अभी भी आप कैलकुलेशन किए थे, यहाँ पे 10 × 1 10 हो जाएगा, और 8 × 0.85 करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 6.8 आएगा। अभी सोडियम में आपने किया था ना, तो सिग्मा आपको पोटेशियम के केस में कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिला बॉस, 10 + 6.8 दैट इज 16.8 मिला। अब जैसे आपको सिग्मा मिला वैसे आप Z इफेक्टिव निकाल सकते हो। Z इफेक्टिव पोटेशियम के लिए आप बोलोगे, Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है पोटेशियम का, और सिग्मा कितना कैलकुलेट किया आपने, 16.8 कैलकुलेट किया। तो 19 - 16.8 करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 2.2 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो गजब हो गया, हम बोले क्या हो गया भाई, तो आप बोले सर अभी 2 मिनट वीडियो हम रिवाइंड करके देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि सोडियम के केस में भी Z इफेक्टिव जो था ना, Z इफेक्टिव सोडियम के केस में भी 2.2 मिला था, और आप यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाले हुए Z इफेक्टिव पोटेशियम के केस में भी 2.2। तो आपका कहना है कि सर Z इफेक्टिव जो है ना, सर Z इफेक्टिव कुछ देर पहले हम लोग देखे थे, सोडियम के लिए भी 2.2 आया था और पोटेशियम के लिए भी 2.2 आया था। तो क्या ये बात हम लोग कह दें कि यहाँ पे डाउन द ग्रुप सोडियम पोटेशियम डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव सेम रहता है, ये बात कह दे, Z इफेक्टिव सेम रहता है, ये बात हम कह दें? हम बोले हाँ आप कह सकते हो, लेकिन जनरली कह सकते हो, हमेशा नहीं होता है। जनरली Z इफेक्टिव ग्रुप में सेम रहता है, जनरली Z इफेक्टिव ग्रुप में सेम रहता है, Z इफेक्टिव ग्रुप में सेम रहता है जनरली। आप बोले सर एक एक्सेप्शन आप दिखा दो, मान लेंगे। हम बोले भाई इसी ग्रुप में देखना, इसी ग्रुप में देख, लिथियम को देख, लिथियम देख ले आप, एटॉमिक नंबर 3 है। आप बोले हाँ सर एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 तो निकालो, तो 1s2 2s1, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये हो गया। अच्छा यहाँ पे n सेल बराबर क्या होगा, आउटरमोस्ट सेल, तो आउटरमोस्ट सेल बेसिकली सेकंड सेल हो जाएगा। तो ये n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अरे 1s2, अगर n बराबर 2 है तो 1 क्या होगा, n में से 1 माइनस करेंगे तभी ना होगा 1g।
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमें तो पता है n-1 वालों के कारण वैल्यू होता है 0.85, तो सिग्मा जो यहाँ पे होगा लिथियम में वो हो जाएगा 2 × 0.85, मतलब सर 1.7 हो जाएगा सिग्मा लिथियम में। सिग्मा लिथियम में 1.7 आया। तो हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव बताओ, तो आप बोलोगे सर जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा होगा। तो जेड कितना होता है लिथियम का, आप बोले सर लिथियम का जेड होता है 3 और सिग्मा कितना होता है भाई, तो आप बोलोगे सर लिथियम के केस में जो सिग्मा होगा सर वो तो अभी आपने निकाला 1.7, तो 3 - 1.7 दैट इज 1.3 हो गया जेड इफेक्टिव। तो अभी तो आप बेसिकली बड़ा मिसाल दे रहे थे कि जेड इफेक्टिव ग्रुप में सर सेम रहता है, आप एक एक्सेप्शन दिखा दो भाई। यार ग्रुप में जनरली जेड इफेक्टिव सेम रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जेड इफेक्टिव इन ग्रुप, तो अगर ऑप्शन देगा सेम रिमेन्स सेम, जनरली रिमेन्स सेम, तो आप सेम मारोगे, या रिमेन्स अनचेंज तो वही बात कर रहा है, मतलब सेम के बारे में बात कर रहा है। तो जनरली सेम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी मतलब चेंज ही नहीं करेगा, डेफिनेटली चेंज करेगा बॉस। तो जेड इफेक्टिव जनरली ग्रुप में सेम रहता है, लेकिन वेरी भी करते आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपने देखा जेड इफेक्टिव लिथियम के लिए 1.3 आया, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में 2.2 था। तो जनरली ग्रुप में सेम रहता है, लेकिन वेरी भी करता है। क्लियर है? अब देखो मैं जेड इफेक्टिव पे बहुत ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं एक बेसिकली ट्रेंड दिखाने का कोशिश करूँगा। ग्रुप में मैंने बात कर लिया, अब मैं आपके साथ पीरियड में बात करना चाहूँगा। तो आप बोलोगे सर बेसिकली क्या है ना, फर्स्ट पीरियड में तो मात्र 2 एलिमेंट है, आप एक काम करो सेकेंड पीरियड से चलो। अच्छा फर्स्ट पीरियड में एक बड़ा खास बात है, मतलब बस थ्योरेटिकल है यार, खास कुछ नहीं, बस आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि n सब सेल वाले, n देखो n सेल में इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसमें सिग्मा का वैल्यू 0.35 होगा। आप ध्यान रखना हीलियम के लिए n सब जो n सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे सिग्मा का वैल्यू 0.35 नहीं, बल्कि यहाँ पे हीलियम के लिए 0.3 होगा। आप बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, समझाओ हमें। तुम बोलेंगे देख मेरे भाई ये हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1:2। तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पे बेसिकली s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा सर, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर ही रहा होगा। अब ये शांति से तो रहेंगे नहीं, दोनों में लाइक चार्जेस है, मतलब नेगेटिव चार्जेस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के कारण दूसरा के ऊपर सिग्मा होगा सर, दूसरे के कारण रिपल्सन होगा, और उस सिग्मा का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ पे n सेल क्या है, n बराबर 1 है सर, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में है सर, तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिपल्सन सफर करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और उसका तो वैल्यू आपने बता चुका है सर कि n सेल वाले इलेक्ट्रॉन के कारण 0.35 होता है। लेकिन भाई स्लेटर साहब ने ही बोला है कि हीलियम के केस में हीलियम के लिए जो बेसिकली सिग्मा का वैल्यू होता है वो 0.3 होता है। तो 0.3 होता है मतलब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में कोई एक इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, और वो बेसिकली कौन सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो n सेल का इलेक्ट्रॉन ही है, फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। तो बेसिकली हम बोलेंगे n सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोला आपने कि एक इलेक्ट्रॉन है, और उसका सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोले 0.3 होगा, उसके कारण सिग्मा का वैल्यू 0.3 होगा। आपका कहना है कि सर हीलियम में जो सिग्मा का वैल्यू होगा एक इलेक्ट्रॉन के कारण वो 0.3 होगा, 0.35 नहीं होगा बल्कि 0.3 होगा। ये बेसिकली हमें रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आपको हम बोलेंगे बताओ भाई जेड इफेक्टिव क्या होगा हीलियम के लिए, तो आप बोलोगे जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। तो हीलियम के लिए सर जेड कितना है, जेड है 2, और सिग्मा कितना है 0.3, तो बेसिकली वेरिएशन कितना का आया, तो 2 - 0.3 कितना होगा सर, बेसिकली 1.7 हो गया जेड इफेक्टिव हीलियम के लिए। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। तो आपको हम बोलेंगे कि यार एक काम करो, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है हीलियम है, तुम हाइड्रोजन का बता दो। बोलोगे सर हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है 1:1, तो यहाँ पे इसको कोई रिपेल करने वाला कोई है ही नहीं, जो है बाहुबली यही है। तो यहाँ पे सर जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होगा। तो जेड बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है, तो 1 माइनस यहाँ पे सिग्मा 0, तो यहाँ पे 1 आ गया सर। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर ये था हाइड्रोजन था सर, ये था हीलियम था सर। अलोंग द पीरियड जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव हमें 1 मिला सर, और इसका जेड इफेक्टिव हमें 1.7 मिला, तो पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है सर।
आप बोलोगे नीचे करके दिखाओ सर, वीडियो में ये पोर्शन कट रहा है। तो देखो भाई, ये हाइड्रोजन है, हीलियम है। हाइड्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव 1 आया, 1 - 0 मतलब 1 आया, और हीलियम के लिए 1.7 आया। तो बताओ हाइड्रोजन से हीलियम के तो जेड इफेक्टिव बढ़ा? आपने बोला बिल्कुल बढ़ा सर, अलोंग विद पीरियड जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लेकिन आप बोलोगे सिर्फ 2 एलिमेंट का कंपेयर करके आप नहीं बता सकते हैं, आप पूरा का पूरा मुझे एक पीरियड के बारे में बताओ, बढ़िया से सेकंड पीरियड के एग्जांपल लेके बताओ। हम बोले ठीक है भाई, देख ले तो सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, यही सब है ना? आप बोलोगे हाँ यही सब है। अगर यही सब है बॉस, तो मैं बोलूँगा लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या 3 है? बोलोगे हाँ। बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। मैं ये आप पे होमवर्क छोड़ता हूँ कि आप बेसिकली निकालो। आप निकाल सकते हो ना लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव? सर इसके लिए तो आप कुछ देर पहले निकाले थे। लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव तो आप कुछ देर पहले ही निकाले थे। आई थिंक सर 1.3 के आसपास आया था आपका। ठीक है कोई नहीं, आप बेसिकली बढ़िया से निकाल के दिखाओ। यहाँ पे जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा। आपको जेड तो पता है, इसके लिए बेसिकली 3 है एटॉमिक नंबर। आपको सिग्मा बस निकालना है लिथियम के लिए, तो लिथियम का फिर से निकालो, एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है n-1 वाला है, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 2 हो गया। n बराबर 2 हो गया तो जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन है वो 1s में है, मतलब n-1 में है। तो n-1 के कारण रिपल्सन कितना होता है? 0.85। तो 2 × 0.85 होगा, कितना हो जाएगा? 1.7 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा आपने निकाल दिया, सिग्मा आया लिथियम के लिए, सिग्मा आया आपका लिथियम के लिए 1.7। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा मेरे बॉस? जेड इफेक्टिव होगा सर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है? जेड है 3 माइनस बेसिकली 1.7, दैट इज 1.3 आया। लिथियम के लिए सर 1.3 आया। इट्स सो सिंपल। आपने बोला कि सर यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है ना लिथियम के लिए 1.3 आया। ठीक है, मैंने मान लिया कि लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव 1.3 आया। अब एक काम करो, बेरिलियम के लिए निकाल के दिखाओ। ठीक है सर, बेरिलियम के लिए भी निकाल देते हैं। जेड इफेक्टिव आपने जेड माइनस सिग्मा बढ़िया से बता दिया है, और आपने बोला कि लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने पे 1.3 आया। ठीक है 1.3 आया। बेरिलियम के लिए निकालो। मैं आपको बिना बेसिकली आंसर देखे हुए मैं बताता हूँ कि बेरिलियम के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो 1.95 आएगा। आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ बेसिकली बोरोन के लिए कैलकुलेट करोगे तो 2.6 आएगा। आप कैलकुलेट कर लो। आप यहाँ कार्बन के लिए बेसिकली करोगे तो 3.25 आएगा। कैलकुलेट कर लो। आपको नाइट्रोजन के लिए बेसिकली 3 मिलेगा? 3.9 मिलेगा। आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा मैं रटा नहीं हूँ, अभी आपको भी क्लियर हो जाएगा किस बातों पे मैं इतना बेसिकली चालाक बन रहा हूँ। आप भी समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या है बॉस? देखो, ये बेरिलियम के लिए मैं सिग्मा निकालूंगा, एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। आप बोलोगे सर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली सर n सेल में, n सेल मतलब सेकेंड सेल, n बराबर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे n में से ही से 2 में से एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको रिपेल कर रहा है। तो आप बोलोगे सर n सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसका हम लोग को पता है सिग्मा का वैल्यू 0.35 होगा, और ये जो 1s2 है मतलब n-1 जो है, n-1 से है, ये n सेल हो गया सर, ये n सेल हो गया। n सेल में बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन, ये n-1 सेल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के कारण वैल्यू होगा 0.85, तो 2 × 0.85। तो आप टोटल सिग्मा टोटल बेसिकली अगर आप बेरिलियम के लिए कैलकुलेट करते हो तो 1.7 + 0.35 मतलब बेसिकली कितना आ जाएगा बॉस? आई थिंक 2.05 आएगा। ये सिग्मा आएगा बेरिलियम के लिए। बेरिलियम के लिए सिग्मा आया 2.05, आपने कैलकुलेट किया फार्मूला से। मैं आपको बोलूँगा जेड इफेक्टिव, तो आप बोलोगे जेड इफेक्टिव होगा सर जेड माइनस सिग्मा, मतलब 4 माइनस फटाक से बोलो 2.05। तो देखो 4 में 2.05 माइनस करोगे तो 1.95 आएगा। अब देख लो, यही मैंने प्रेडिक्ट किया था। अब यहाँ पे ध्यान दो, आगे देखो, बोरोन को देखो। एकदम ये लेक्चर धीरे धीरे चलेगा, आराम से। बोरोन को देखो, बोरोन के लिए जेड कितना है? 5 है। मुझे बस सिग्मा निकालना है। तो आप बोलोगे सर सिग्मा निकालना है, आप बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दीजिए। 1s2 2s2 2p1 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आउटरमोस्ट सेल कौन सा सेल हो गया? n सेल बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 2 सेल। तो सर ये जो 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये भी सेकेंड सेल का ही s सब सेल का हिस्सा है। तो s सब सेल से मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब है ये जो 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन है ना सर, वो n सेल के ही इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि n सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के कारण सिग्मा का वैल्यू 0.35 होगा।
और ये जो 1s2 है ना सर, n बराबर अगर यदि 2 है तो 1s वाला क्या होगा सर, 1 क्या होगा, n-1 होगा। तो n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के कारण वैल्यू होगा 0.85। तो 2 × 0.35 मतलब बेसिकली 0.7 हो गया, और 2 × 0.85 तो ये बेसिकली 1.7 हो गया। तो सिग्मा टोटल बेसिकली यहाँ पे सिग्मा टोटल बोरोन के केस में कितना हो जाएगा, 1.7 + 0.7। आई थिंक ये बेसिकली जोड़ने पे हमें 2.4 मिलेगा, सिग्मा टोटल 2.4। और आपको पता है जेड इफेक्टिव आपको पता है जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 5 है एटॉमिक नंबर, और सिग्मा कितना निकला 2.4 निकला। तो 5 में 2.4 माइनस करेंगे बॉस तो 2.6 होगा। यार अब तुम अपने करो ना यार, अब मेरे से यही काम करवाओगे कि हर किसी के मैं सिग्मा बेसिकली कैलकुलेट करूं। तुम्हारे पास फार्मूला है स्लेटर साहब का, यूज़ कर लो। तो पता है इस पर मैं एक बात पे जोर देने का कोशिश कर रहा था। देखो मैंने बेसिकली क्या किया ना, देखो मुझे बेसिकली पता था, मुझे क्या पता था ना, मैंने कैसे निकाला, मुझे पता था कि यहाँ पे क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे तो पीरियड में जो भी इलेक्ट्रॉन इंटर करता है सेम सेल में, मुझे ये चीज़ पता चल गया कि देखो एटॉमिक नंबर कितना से बढ़ रहा है, जेड कितना से बढ़ रहा है। मुझे एक चीज़ पता चल गया, देखो मुझे एक चीज़ पता चला, इसका जेड बेसिकली कितना है 3 है, इसका कितना है 4 है, इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। मुझे पता चल गया कि जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। तो एलॉन्ग द पीरियड जेड 1 से बढ़ रहा है, यहाँ पे जेड 3 है तो यहाँ पे 4 है, तो जेड 1 से बढ़ा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, फिर जेड 1 से बढ़ा, यहाँ 5 है तो यहाँ 6, जेड 1 से बढ़ रहा है। मुझे पता है पीरियड में हम बढ़ जाते जाएंगे तो जेड 1-1 से बढ़ते जाएगा। और सिग्मा मुझे कैसे पता है, मुझे पता है कि जब भी पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में इंटर करता है। सेम सेल मतलब एन सेल में, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, आउटरमोस्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। और मुझे पता है कि सेम सेल में बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो एन सेल में जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो होता है 0.35। तो मुझे पता है कि जैसे जैसे पीरियड में जाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 5 है, 6 है, और जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है सेम सेल पे, और सेम सेल वाला इलेक्ट्रॉन के कारण बेसिकली जो सिग्मा का वैल्यू होगा 0.35 बढ़ते जाएगा। तो जेड बढ़ रहा है बेसिकली 1 और सिग्मा बढ़ रहा है 0.35, तो जेड इफेक्टिव कितना बढ़ेगा 1 माइनस 0.35, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा 0.65। मैंने बस बेसिकली लिथियम का निकाला 1.3, मैंने इसमें 0.65 कैलकुलेट कर दिया। देखो 1.3 + 0.65 1.95 आया, फिर मैंने कैलकुलेट कर दिया 0.65, तो देखो 1.95 + 0.65 2.6 हुआ, फिर मैंने कैलकुलेट कर दिया 2.6 प्लस बेसिकली क्या है 0.65 3.25 हुआ। तो मुझे पता चल गया कि अलोंग द पीरियड जेड बढ़ रहा है 1 से, जेड इंक्रीजेज बाय 1, ठीक है, और सिग्मा जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है बाय 0.35। तो जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है। तो 1 माइनस बेसिकली 0.35 अगर हम करेंगे तो 0.65, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है 0.65 से। मुझे पता चल गया कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है 0.65 से। मुझे इतना सिंपल सा लॉजिक क्लियर है। मुझे पता चल गया कि अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है 0.65 से, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है 0.65 से। जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। बस आज के लेक्चर से आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि अलोंग द पीरियड, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सी बात करना चाह रहे हैं कि अलोंग द पीरियड जो है ना वो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था। और डाउन द ग्रुप जनरली जेड इफेक्टिव सेम रहता है, जेड इफेक्टिव नियरली सेम रहता है। अब मत बोल देना कि सर बेसिकली लिथियम से सोडियम में बढ़ा था, अरे यार जनरली सेम रहता है। सोडियम पोटेशियम का देखा था ना, जेड इफेक्टिव 2.2 आया था, बस इतना ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रख लेना, स्लेटर ने एक बेसिकली एक जनरलाइज रूल दिया, फिर एक और रूल आता है और वो कहता है कि जो एस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके कारण सिग्मा का वैल्यू शिल्डिंग मैक्सिमम होता है, उसके बाद पी वाला के कारण, और सबसे कम डी और एफ वालों के कारण। जो सिग्मा का वैल्यू है ना, तो सबसे ज़्यादा बेसिकली जो सिग्मा मतलब जो रिपल्सन जो होता है वो एस और पी सबसेल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और डी और एफ के कारण पुअर शिल्डिंग होता है। बस इतना ध्यान रखना, डी और एफ के कारण पुअर शिल्डिंग होता है। जो सिग्मा का वैल्यू होता है ना बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही पुअर शिल्डिंग होता है। डी और एफ वालों में जो सिग्मा का वैल्यू होता है पुअर होता है, पुअर होता है, पुअर होता है। इज इट क्लियर? अरे क्लियर है, क्लियर है बॉस? आप बोलोगे कि हाँ सर एक्चुअली क्या है कि एस सबसेल पी सबसेल, एस सबसेल पी सबसेल के कारण जो सिग्मा का वैल्यू होता है, शिल्डिंग का वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है। डी और एफ वालों के कारण जो बेसिकली सिग्मा होता है वो पुअर शिल्डिंग होता है, पुअर शिल्डिंग होता है, पुअर शिल्डिंग होता है। बस इतना ध्यान रख लो, अगले लेक्चर में मुझे पढ़ाने में बहुत ही सुविधा होगा जब मैं तुम्हें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। जब मैं तुम्हें लेंथेनॉइड
लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, तब मुझे बस ये चीज़ काम देगा। तो प्लीज़ इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, अभी मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा था कि लॉन्ग द पीरियड बेसिकली क्या है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज घटेगा, ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी तुम मान के चलो। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई बात नहीं यार, एक काम करते हैं, जब आपको हम साइज पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, आपके ऊपर मुझे भरोसा है कि कम से कम इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है? क्योंकि कैमरा का रिकॉर्डिंग टाइम मैक्सिमम खत्म होने वाला है, 1 से 2 मिनट बचा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाने में जा रहे हैं उन चीज़ों को। बस आपका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आप थर्ड पीरियड में, कौन सा पीरियड में? आप थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये जो बेसिकली आपका थर्ड पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें आप जेड इफेक्टिव निकालोगे। अच्छा, फिर वो तरीका मत निकालना कि सर सोडियम का तो 2.2 निकाले थे और हमें पता है लॉन्ग द पीरियड एटॉमिक नंबर कितना से बढ़ रहा है, 11, 12, 13, 1 से बढ़ रहा है, तो बोलोगे सर जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा होता है, तो जेड तो 1 से बढ़ रहा है और यहाँ पे पीरियड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा सेम सेल में, तो सेम सेल में इंटर करेगा तो सिग्मा बढ़ेगा 0.35 से, तो बेसिकली 1 माइनस 0.35, तो बेसिकली क्या है? 0.65 से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और इसका 2.2 है तो इसमें 0.65 जोड़ देंगे तो 2.85 कर देंगे, फिर इसमें भी 0.65 जोड़ देंगे और इसमें 0.65 जोड़ देंगे तो आई थिंक बेसिकली 3.5 हो जाएगा। ये काम मत करना भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना यार। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही बहाने ढंग से प्रैक्टिस हो जाएगा ना फिर से दोबारा, तो प्लीज़ ऐसा काम मत करना। बढ़िया से एकदम सिग्मा सबका कैलकुलेट करना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और प्लीज़ इसको होमवर्क के तौर पर ट्रीट करना यार। मैं तो बोलूँगा आप सेकेंड पीरियड वाला भी कर लेना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक भी कर लेना। प्लीज़ इतना ही कह रहा हूँ, दैट्स इनफ। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे साइज को लेकर के। लेकिन ये लेक्चर में आप देखोगे एनसीईआरटी में सबसे जिक्र ही नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। बस इस क्लास का एक टेक अवे लेके ध्यान रख जाना घर की, एलॉन्ग द पीरियड बेसिकली क्या हो रहा था? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था। डाउन द ग्रुप जनरली जेड इफेक्टिव सेम था जनरली। उसके बाद सर हम लोग बेसिकली क्या ध्यान रखेंगे कि जो डी और एफ, डी एंड एफ सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण जो सिग्मा होता है पुअर शिल्डिंग होता है, पुअर शिल्डिंग। बस इतना ध्यान रख लेना। बेस्ट ऑफ लक।